Why the French Revolution was inevitable। आज का वीडियो एक करंट न्यूज़ से ज़्यादा एक हिस्टोरिकल लेसन के बारे में है। डॉन की कॉलमिस्ट आरिफा नूर अपने ओपिनियन आर्टिकल मैनी मून्स अगो में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात करती हैं। उनका सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये है, हिस्ट्री के सबसे बड़े सियासी इनकलाब एक दिन में पैदा नहीं होते, वो सालों तक खामोशी से तैयार होते रहते हैं और फिर एक दिन दुनिया समझती है सब कुछ अचानक ही हो गया। लेकिन असल में कुछ भी अचानक नहीं होता। आज हम इसी हिस्टोरिकल लेसन को समझेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या थी? फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में फ्रांस में हुई। इसने सिर्फ फ्रांस का पॉलिटिकल सिस्टम नहीं बदला, बल्कि पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए बदल दिया। इस रेवोल्यूशन के बाद मोनार्की की एब्सोल्यूट पावर को चैलेंज किया गया और दुनिया भर में नए आइडियाज़ फैलने लगे, जैसे लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी यानी आज़ादी, स्टेट के अंदर रहते हुए इंसान को बुनियादी हकूक़ हासिल हों। इक्वलिटी यानी सब लोग कानून की नज़र में बराबर हों, चाहे वो अमीर हों या गरीब। फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड, यानी सोसाइटी के तमाम अफराद एक दूसरे के साथ मुसावात और कोऑपरेशन से रहें। ये तीन स्लोगन्स लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन की पहचान बन गई। लेकिन रेवोल्यूशन हुई क्यों? ये सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है। कई लोग समझते हैं कि रेवोल्यूशन इसलिए हुई क्योंकि लोग अचानक गुस्से में आ गए, लेकिन हिस्टोरियंस कहते हैं नहीं, इसके पीछे कई सालों के प्रॉब्लम्स थी। इकोनॉमिक क्राइसिस, फ्रांस की इकोनॉमी बहुत कमज़ोर हो चुकी थी, गवर्नमेंट कर्ज़ों में डूबी हुई थी, वार एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था और ट्रेजरी खाली हो रही थी। ट्रेजरी यानी गवर्नमेंट का ख़जाना। फूड क्राइसिस, उस वक्त फ्रांस में पुअर हार्वेस्ट हुए। हार्वेस्ट फसल काटने का अमल होता है। जब फसल कम हो तो अनाज महंगा हो जाता है, ब्रेड की कीमत बढ़ गई और गरीब लोगों के लिए ज़िंदा रहना मुश्किल होता गया। टैक्सेशन, सबसे ज़्यादा टैक्स गरीब और मिडिल क्लास देती थी, लेकिन नोबिलिटी और क्लर्जी को बहुत सी टैक्स एग्जम्पशंस हासिल थी। नोबिलिटी यानी सोसाइटी के अमीर अशराफिया और क्लर्जी जैसे मजहबी रहनुमा। इसी वजह से अवाम में ये एहसास पैदा हुआ कि सिस्टम अनफेयर है, और जब सोसाइटी को लगने लगे कि कानून सबके लिए बराबर नहीं, तो निज़ाम की लेजिटिमेसी कमज़ोर होने लगती है। लेजिटिमेसी अवाम का ये यकीन होता है कि हुकूमत को हुकूमत करने का कानूनी और इखलाकी हक हासिल है। एडिटोरियल का सेंट्रल लेसन, आरिफा नूर का आर्टिकल हमें ये याद दिलाता है कि रेवोल्यूशंस अक्सर किसी एक इंसिडेंट से नहीं, बल्कि लंबे अरसे तक जमा होने वाले इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल प्रेशर्स का नतीजा होती हैं। लेकिन ये प्रेशर्स इतने पावरफुल कैसे बन जाते हैं, और एनलाइटनमेंट ने फ्रेंच रेवोल्यूशन को किस तरह शेप किया? अब तक हमने समझा फ्रेंच रेवोल्यूशन अचानक नहीं हुई, बल्कि इकोनॉमिक क्राइसिस, फूड शॉर्टेजेस, अनफेयर टैक्सेशन और पॉलिटिकल इनइक्वालिटी ने उसकी बुनियाद रखी। लेकिन अब सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल, अगर लोग इतने अरसे से परेशान थे तो रेवोल्यूशन 1789 में क्यों हुई? जवाब है आइडियाज़, द एनलाइटनमेंट। रेवोल्यूशन से पहले की सोच। फ्रेंच रेवोल्यूशन की सबसे बड़ी ताकत तलवार नहीं थी, आइडियाज़ थे। 18th सेंचुरी में यूरोप में एक इंटेलेक्चुअल मूवमेंट शुरू हुई जिसे द एनलाइटनमेंट कहा जाता है। 18th सेंचुरी की वो इंटेलेक्चुअल मूवमेंट जिसने रीज़न, साइंस, इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम को प्रमोट किया। लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, क्या बादशाह की पावर अनलिमिटेड होनी चाहिए? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं होना चाहिए? क्या आवाम को अपनी हुकूमत चुनने का हक नहीं होना चाहिए? ये सवाल ग्रेजुअली पूरी सोसाइटी में फैल गए। वोल्टेयर, रूसो और मोंटेस्की। फ्रेंच रेवोल्यूशन को समझने के लिए तीन नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वोल्टेयर, उसने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और रिलीजियस टॉलरेंस की हिमायत की। रूसो, उसने अपनी मशहूर किताब द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि हुकूमत की असल ताकत अवाम से आती है। इस कॉन्सेप्ट को पॉपुलर सोवेरेनिटी कहते हैं। पॉपुलर सोवेरेनिटी का मतलब है असल सियासी इख्तियार अवाम के पास होता है, किसी बादशाह के पास नहीं। मोंटेस्की, उसने सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया दिया, यानी पावर को 3 इदारों में तकसीम होना चाहिए, लेजिस्लेचर, एग्जेक्टिव, जुडिशरी। आज भी दुनिया की बहुत सी डेमोक्रेसीज़ इसी प्रिंसिपल पर चलती हैं। बेस्टाइल का गिरना इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? पेरिस की आवाम ने बेस्टाइल प्रिजन पर कब्जा कर लिया। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्टाइल की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी, लेकिन सिंबॉलिकली इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी।
आर्टिकल का सबसे बड़ा लेसन। आरिफा नूर का आर्टिकल हमें एक बहुत गहरी बात समझाता है। हिस्ट्री में जब हम किसी रेवोल्यूशन को देखते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ लेटेस्ट इवेंट्स नज़र आते हैं, लेकिन असल कहानी उससे बहुत पहले शुरू हो चुकी होती है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल एक्सक्लूजन, फूड इनसिक्योरिटी, वीक गवर्नेंस और पब्लिक फ्रस्ट्रेशन, ये सब मिलकर ग्रेजुअली एक ऐसा माहौल बना देते हैं जहाँ एक छोटा सा वाक़या भी बहुत बड़ी तब्दीली का सबब बन सकता है। इसीलिए आर्टिकल का टाइटल मैनी मून्स अगो भी सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये है कि बड़े वाक़यात की बुनियाद बहुत पहले रखी जा चुकी होती है। सीएसएस पर्सपेक्टिव से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, एनलाइटनमेंट एरा, कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशंस, पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, पॉपुलर सोवेरेनिटी, डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। ऐसे में अगर सवाल आए डू रेवोल्यूशंस अकर सडनली, तो आंसर का सेंट्रल आर्ग्यूमेंट ये होना चाहिए No, revolutions are usually the result of long-term economic, political, social and intellectual changes. A single incident often acts only as the trigger, not the real cause. ये एनालिटिकल अप्रोच एग्जामिनर को इम्प्रेस करती है। हिस्ट्री हमें एक बहुत कीमती सबक देती है। बड़ी तब्दीलियाँ कभी भी सिर्फ एक दिन में पैदा नहीं होती, वो सालों तक सोसाइटी के अंदर खामोशी से जन्म लेती रहती हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन भी इसी हकीकत की मिसाल है। इसीलिए कभी भी सोसाइटी को सिर्फ उसके इवेंट से नहीं बल्कि उन कॉजेज़ को भी समझना चाहिए जो उन इवेंट्स को जन्म देते हैं। और शायद इसीलिए आरिफा नूर ने अपने आर्टिकल का नाम रखा मैनी मून्स अगो, यानी हर बड़ी कहानी की शुरुआत उस दिन से बहुत पहले हो चुकी होती है।